हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जहां लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था और दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए थे। पहला पढ़ा था फ्रॉम एल्कोहल, जहां 6 तरीके थे। एल्कोहल के ऊपर आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला था, NaBr प्लस H2SO4 डाला था, PCl3 डाला था, PCl5 डाला था, SOCl2 डाला था और इसके साथ साथ रेड फास्फोरस और आयोडीन डाला। ये 6 तरीके थे जिनकी हेल्प से आप अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते थे। इसमें मैंने एक रिएक्शन थी जहां पे SOCl2 के साथ जब रिएक्शन कराई थी तो उसको नाम दिया था डार्जन्स मेथड। ठीक है, उस मेथड की अगर बात करें तो मैं वापस से उसे देखता हूं। ROH प्लस SOCl2 गिव्स आउट RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये भी गैसियस, ये भी गैसियस और ये आपका कोई लिक्विड हो सकता है। तो जब आप अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं तो ये जो दोनों साइड प्रोडक्ट्स हैं वो कहते हैं गैसियस, और गैसियस होने की वजह से ये एस्केप कर जाएंगे। तो रिएक्शन के रिजल्टेंट आपको प्योर फॉर्म में कौन मिलेगा? एल्किल हैलाइड मिलेगा। और इसीलिए हम लोग इन 6 रिएक्शन में से प्रेफर करते हैं रिएक्शन विद SOCl2 को। तो मैं बोलूंगा for the preparation of alkyl halide from alcohol, we prefer the reaction with SOCl2 because both the side products formed during the process या formed during the reaction are gaseous। जब ये रिएक्शन होती है तो दोनों के दोनों जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसियस बनते हैं, जो आसानी से एस्केप कर जाएंगे, जिसकी वजह से प्योर फॉर्म में आपको एल्किल हैलाइड मिलने लगेगा। और इसीलिए इन 6 में से इस रिएक्शन को आप प्रेफर करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्री रेडिकल हैलोजनेशन को, जहां मोनो हैलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करी। मोनो हैलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ उसको हम लोगों ने समझने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको होमवर्क में। पहले मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। फर्स्ट है यहाँ पे CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। सबसे पहले इसको देखना है। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले देखो कहीं सिमेट्री तो नहीं है, बीच से काटो। ऐसा करने पर ये एक पार्ट अगर आ गया एक इधर आ गया तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पर होगा वो सेम होने वाला है। तो यहाँ और यहाँ पर तो ये दोनों सेम पोजीशन है, तो कहीं एक लगा दो। देखो CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 Cl। दूसरी कंडीशन, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, CH CH3 CH2 C CH3 CH3 Cl। तीसरा, जहां से काटते हैं वहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो CH3 CH CH3 CH Cl CH CH3 CH3। टोटल ये 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं जब इस रिएक्शन को हम लोग प्रोसीड करते हैं, जब इसके ऊपर हम लोग क्लोरीन डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं? आपके 3 प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। सेकंड देखो, सेकंड है CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। क्या इसको आप कहीं से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। अगर आपने यहां से करने की कोशिश भी करी तो ऐसी सिचुएशन में देखो ये अलग है ये अलग है, तो फिर जरा देखो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो जरा इसके ऊपर हमने क्या करा, क्लोरीन डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ यूवीएच। देखो पहला प्रोडक्ट देखते हैं। पहले मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगाया तो CH2 Cl CH3 सॉरी
CH2Cl CH CH3 CH2 CH2 CH3। देखो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। दूसरा देखते हैं, इस क्लोरीन को अगर मैं यहां लगा देता तो यही चेन बन जाती और 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन ही होता, तो कोई चेंज नहीं आता, तो ये दोनों पोजीशन सेम। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे देखो CH3 C CH3 Cl CH2 CH2 CH3, नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी पेंटेन। तीसरा देखो, यहां से हाइड्रोजन हटा दो, तो CH3 CH CH3 CH Cl CH2 CH3। अगेन देखो 3 कार्बन की चेन 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तीसरा केस देखो, 3 केस हो गए, चौथा देखो, यहां पर हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दें, तो CH3 CH CH3 CH2 CH Cl CH3। अगेन 5 कार्बन की चेन, इधर से नंबरिंग करेंगे, सेकंड पोजीशन मिथाइल को इधर से करेंगे, तो क्लोरो का सी अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो 1 2 3 4 5, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, अगेन 5 कार्बन की चेन है, नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब इस पे क्लोरीन लगा देते हैं, CH3 CH CH3 CH2 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 Cl, 5 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5, पहले पे क्लोरो है, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए, 5। तो पहले केस में कितने प्रोडक्ट बनने वाले थे, 3, और इस दूसरे केस में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 5। थर्ड केस को देखते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, इसके ऊपर क्लोरीन डालो इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। देखो इसको अगर बीच से काटे तो ये जो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों सेम, तो यहाँ पर दोनों में से कहीं इन दोनों जगह या इन दोनों जगह करा दो, साथ में यहाँ पे कटा इन पे करा दो, 1 2 3 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 Cl, दूसरी कंडीशन में Cl यहां लगा दो, CH3 CH2 CH CH3 CH Cl CH3। अब देखो तीसरा है यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा तो CH3 CH2 C Cl CH2 CH3 CH3, और चौथा केस यहाँ से हाइड्रोजन हटा के लगा दो, तो CH3 CH2 C Cl CH2 Cl CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो गए, 4। फोर्थ एग्जांपल है यहाँ पे, CH3 CH2 CH3, 3 पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये, यूवी लाइट की प्रेजेंस में आपने कैसे डाल दिया, क्लोरीन को। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर, तो एक मिलेगा CH3 CH2 CH2 Cl, और दूसरा मिलेगा CH3 CH Cl CH3। तो इस तरीके से यहाँ पर कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, 2। तो आप चारों केसेस में प्रोडक्ट बना पाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ही चल रहा था, उसी में हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन से ही बना रहे थे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेल्प से। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन में ही सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, फिर बी है जो हमारा, फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब आप टॉल्यूइन लेते हैं, बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर कौन लगा है, CH3 लगा हुआ है, और इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन,
आयरन के साथ करा सकते हैं FeCl3, मतलब आयरन या आयरन थर्ड क्लोराइड ले सकते हैं जो लीविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन डार्क में होगी। ऐसा करने पर जो क्लोरीन है वो CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट्स को बनाने की टेंडेंसी रखता है। क्या बनेगा? CH3 ऑर्थो पे एक प्रोडक्ट में क्लोरीन लग जाएगा और एक प्रोडक्ट में पैरा वाली पोजीशन पर क्लोरीन लग जाएगा। मैंने क्या बोला? एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन डार्क में होगी। अगर आपने लाइट में कराने की कोशिश करी तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में अभी हमने देखा था फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिंग पर कभी भी नहीं हो सकता। तो रिंग में जब भी रिएक्शन होती है वो कैसे होगी? डार्क में होगी यहाँ पर। ओके, तो डार्क में रिएक्शन होने वाली है। अब यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन भी हो सकता है, लेकिन कभी आयोडीन या फ्लोरीन नहीं हो सकता। अगर आयोडीन लेना है आपको तो आयोडीन के केस में क्या होता है, मैं बोल लिख देता हूं यहाँ पे। इन केस ऑफ आयोडीन रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, hence reaction is reversible in nature, hence we use some oxidizing agents like nitric acid, iodic acid to favor the reaction या to shift the reaction in product side। रिएक्शन को प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कर लेते हैं, which oxidize the formed HI। जो रिएक्शन के दौरान HI बनेगा उसको जो क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे कि रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं बचती। दूसरी बात, फ्लोरीन क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, बिकॉज फ्लोरीन इज highly reactive in nature, hence its reactions are violent। मतलब ट्रेमेंडस चेंज आता है, एनर्जी का रिलीज होता है, कभी कभी एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग फ्लोरीन का यूटिलाइज यहाँ पर नहीं करते। तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, सिंपली मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन जैसे बोलते हैं, उसके साथ रिएक्शन कराना, आपके ये दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं जहां क्लोरो और पैरा पोजीशन पर अटैच होता है। हाइड्रोकार्बन्स में ही सी पार्ट है बाय सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए एक साइंटिस्ट का नाम सैंडमेयर, और नाम की बेसिस पर रिएक्शन है तो ये नेम्ड रिएक्शन हो गई। जहां पे भी नेम्ड रिएक्शन होगी मैं एनआर मेंशन करूंगा, और जैसे ही नेम्ड रिएक्शन होती है तो वो खुद में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए सैंडमेयर रिएक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिलीन से। अब सुनो ना, अगर आपने आईपीएससी नहीं पढ़ी होती, इनके नामों को याद नहीं रखा होता, तो आपको क्या पता होता ये एनिलीन है, ये एनिलीन होता क्या है, इसका नाम क्या है ना। तो नाम जब तक नहीं पता होंगे तो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो आपने क्या करा, ये एनिलीन ले लिया। ओके, एक्चुअलिटी में पहले हम लोग बेंजीन लेते हैं उससे एनिलीन बनाते हैं, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी में एनिलीन से रिएक्शन स्टार्ट करी। हाइड्रोकार्बन हटेंगे तो बेंजीन से स्टार्ट होना चाहिए था, बट हम लोग एनिलीन से ही स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर हमने क्या करा, HX प्लस NaNO2 डाल दिया, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हैलाइड 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। टेम्परेचर याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन बोल सकते हैं और 5 डिग्री सेल्सियस को 278 केल्विन, या 273 से 278 केल्विन। ऐसा करने पर एनिलीन जो है
वो बना लेता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। ये भी मैंने एरोमेटिक में नाम लिखाया था इसका कॉमनली। ये कौन है? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, और सॉल्ट में ये हेलोजन लगा है तो मैं बोल सकता हूं डायजोनियम हैलाइड। अगर इसके ऊपर हम लोग Cu2X2 डाल दें, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करा, Cu2X2 डाल दिया, तो सिंपली क्या होगा, नाइट्रोजन यहां से हट जाएगा, यहां पर लगा रह जाएगा हेलोजन और साथ में नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया? एरिल हैलाइड। या और अच्छे से बोलें तो इसी को आप बोल सकते हैं हेलोवेंजीन। अगर ये क्लोरीन हो गया तो क्लोरोवेंजीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो गया तो ब्रोमोवेंजीन हो जाएगा। कॉमनली कौन है? हेलोजन, तो हेलोवेंजीन। ओके, तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है? During this reaction, aniline is treated with a mixture of hydrogen halide and sodium nitrite at 0 to 5 degree Celsius temperature, which results in the formation of benzene diazonium halide. Which on reaction with cuprous halide result in the formation of aryl halide. This reaction is known as Sandmeyer reaction. मैं लिखता हूं इसके लिए, कैसे डिफाइन करेंगे? The reaction in which aniline is treated with हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोहेलिक एसिड, HCl होता तो हाइड्रोक्लोरिक होता, तो हाइड्रोहेलिक एसिड एंड सोडियम नाइट्राइट मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर लिया है। सोडियम नाइट्राइट होता है NaNO2 at 0 to 5 degree Celsius temperature, which results in the formation of benzene diazonium halide, and on further reaction of this compound का मतलब benzene diazonium halide with cuprous halide, cuprous halide का मतलब Cu2X2, synthesize aryl halide is called सैंडमेयर रिएक्शन। तो सिंपली देखो, जो कुछ यहाँ हो रहा है, कौन है किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वो सारी चीजें आप मेंशन कर दो, डेफिनेशन बन जाएगी उस नेम्ड रिएक्शन। तो कोई भी नेम्ड रिएक्शन आपसे पूछी जाए तो आप उसके साथ इस लैंग्वेज की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे, और इस लैंग्वेज को आप अब आगे से अपने आप बनाएंगे। मैंने एक जगह मैंने मेंशन कर दिया। ओके, देखिए यहीं पे अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना होता तो फिर हमें ये सारे काम करने की जरूरत नहीं होती, सिंपली इसको हम लोग KI के साथ सिंपली बाउंड कर देते या सिंपल शेक कर देते, यहाँ पर आपका आयोडोबेंजीन मिल जाता। इसे बोल देते हैं हम लोग आयोडोबेंजीन या एरिल आयोडाइड। ओके, लेकिन सैंडमेयर पूछी जाएगी तो सैंडमेयर से कितनी है, या क्लोरीन या ब्रोमीन। ओके, तो ये हमारी थर्ड मेथड भी हो गया सैंडमेयर रिएक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन में ही चौथा पार्ट है आपका फ्रॉम एल्कीन्स। देखिए एल्कीन्स से बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप हेलोजनेशन करा दो, हेलोजनेशन का मतलब हेलोजन का एडिशन, या हाइड्रो हेलोजनेशन करा दो मतलब हाइड्रोजन प्लस हेलोजन का एडिशन। तो पहले फर्स्ट देखेंगे यहाँ बाई
हाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से समझना इस रिएक्शन को। बाई हाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन। देखो हाइड्रो हाइड्रोजन से, हैलोजन हैलोजन से। ओके, तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान एल्कीन पर डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड के टूटने से एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक पर हैलोजन अटैच होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रो हैलोजनेशन बोलेंगे। एक सिंपल से टर्म में से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई भी एल्कीन थी, इसके ऊपर आपने हाइड्रोजन हैलाइड HX की रिएक्शन कराई, तो एक जगह H पॉजिटिव जाएगा, एक जगह X नेगेटिव जाएगा। क्या मिलेगा? ये C सिंगल बॉन्ड C, एक के पास H लग जाएगा, एक के पास X लग जाएगा। अगर आपको चीजें थोड़ी सी याद हो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जब कोई अटैकिंग स्पीसीज आती है तो उसकी प्रेजेंस में बॉन्ड पोलराइज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट अगर हो गया तो क्या मिला होगा? सी पे चार्ज आया होगा नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज आया होगा पॉजिटिव, तो HX टूटेगा H प्लस और X नेगेटिव में, पॉजिटिव वाला चला गया नेगेटिव पे और नेगेटिव वाला चला गया पॉजिटिव पे। यही तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इनिशियली देखा था, हाँ या ना? सिमिलरली वही काम यहाँ हो रहा है। इस अटैकिंग स्पीसीज को देख करके चाहो तो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करा दो, चाहे यहाँ शिफ्ट कर दो, अभी कोई मैटर नहीं करता। जिस पर शिफ्ट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसके ऊपर रिएक्शन कराई आपने किसके साथ? HCl के साथ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस बॉन्ड को अगर हमने यहाँ पे शिफ्ट कराया तो इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो H ये बॉन्ड जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ, H प्लस जाके यहाँ अटैक कर देगा, क्या मिलेगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH3। इसके पास बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो इसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा और इसके पास क्लोरीन चला जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मीन सिंपल से टर्म्स में अगर बोले तो किसी रिएक्शन में एल्कीन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक करिए, एक कार्बन को हाइड्रोजन दे दीजिए, एक कार्बन को हैलोजन दे दीजिए। लेकिन परेशानी तब आती है जब यहाँ पर जो ये कंपाउंड है या जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल ना होकर के अनसिमेट्रिकल हो जाए। अभी तो सिमेट्रिकल थी, डबली बॉन्डेड सिस्टम के दोनों तरफ बराबर बराबर कार्बन थे। अब अगर ये एसिमेट्रिकल होती तो क्या होता? इफ एल्कीन इज एसिमेट्रिकल, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये कंडीशन है, इसके ऊपर अब आप HCl डाल रहे हो, तो अब कहां पर हाइड्रोजन जाएगा, कहां हैलोजन जाएगा? तो यहां पर जरा आप समझिए, इसको रिएक्ट कराने के लिए, इसकी रिएक्शन को समझने के लिए हमें एक रूल पढ़ना पड़ता है, एंड दैट रूल इज द मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल। और देखो ये मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, देखो इनका सीधा सा कहना था जो अमीर है, जो रिच है उसको और रिच बनाओ, जो गरीब है उसको गरीब रहने दो। मतलब ये सामाजिक संतुलन को बनाए रखना नहीं चाहते, सामाजिक संतुलन को बनाना नहीं चाहते, तो जो गैपिंग है उसको और बढ़ाना चाहते हैं। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। देखो चीजें क्या कह रहा हूं मैंने बोला कि ये मान लो डबली बॉन्डेड सिस्टम था, अब जब आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से तोड़िए जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको और हाइड्रोजन दे दो, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन मत देना, दूसरा पार्ट दे देना। मतलब जो पहले से हाइड्रोजन के मामले में अमीर था उसको और हाइड्रोजन दे दिया, जो हाइड्रोजन के मामले में गरीब था उसको कोई और हाइड्रोजन आपने नहीं दिया। मतलब आपने जो ऑलरेडी रिच है उसको और रिच बनाने का काम किया है। तो यहां पर ये क्या कहता है कंसेप्ट देखो, ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, hydrogen attack at that carbon which possess
ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन लगे होंगे उस कार्बन पर जाकर के पॉजिटिव पार्ट या H प्लस अटैक करेगा, जबकि नेगेटिव पार्ट कहां पर अटैक करेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हाइड्रोजन को इस पर अटैक करा दें। अरे भैया ये रिएक्शन एल्कीन की है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन जो है उन्हीं पर अटैक होगा, या तो इस पर या इस पर। इसको तो इससे तो मतलब ही नहीं है, या तो इस पर अटैक होगा या इस पर अटैक होगा। जब इस पर अटैक होगा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 है, तो इन दोनों में से किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, इसके पास, तो इस पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन। और जब इसके ऊपर हाइड्रोजन जाना है तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो क्या हुआ होगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके पास हाइड्रोजन आ गया, इसके पास क्लोरीन आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला जो कार्बन था ये इस साइड में किसी से जुड़ा नहीं, तो इस पर हिंड्रेंस कम, तो जो लेस हिंडर्ड कार्बन है उसके पास तो कौन जाता है, हाइड्रोजन जाता है, और जो मोर हिंडर्ड कार्बन है उसके पास नेगेटिव पार्ट जाता है। तो बोल सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लेस हिंडर्ड कार्बन जो होगा उस पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, या बोल सकते हैं पॉजिटिव पार्ट जाएगा। जबकि जो मोर हिंडर्ड कार्बन है उसके पास कौन जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट जाता है। ओके, तो एल्कीन की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं तो ऐसा करने पर अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो कोई परेशानी नहीं, एक को हाइड्रोजन दे दो, एक को हैलोजन दे दो। लेकिन अगर एनसिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है तो ऐसी सिचुएशन में हाइड्रोजन वहां जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। किस रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। किस रूल के अकॉर्डिंग है ये, मार्कोनिकॉफ रूल, MKR जिसे बोलते हैं। ओके, लेकिन एक रूल यहीं पे और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे हम लोग ऑल्सो बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं खराश इफेक्ट। ये जस्ट अपोजिट होता है मार्कोनिकॉफ रूल के। मैं यहां पे सिंपली लिखूंगा जस्ट अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ रूल। यहीं पे एल्कीन्स में दूसरा है बाई हैलोजनेशन। सिंपली आपने एक एल्कीन ली और इसकी रिएक्शन हैलोजन के साथ करा दी तो क्या होगा, सिंपल सी रिएक्शन है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों जगह एक एक हैलोजन लग जाएंगे। अगर यहीं पे हैलोजन में आपने ब्रोमीन ले लिया, समझना जरा, इसकी जगह हैलोजन की जगह ले लिया ब्रोमीन और इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, सेम प्रोडक्ट, दोनों जगह Br लग जाएगा। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिसिटी है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। और आफ्टर द रिएक्शन जब ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं तो कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो गिवन कंपाउंड था वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। कोई भी मान लो आपको 2 कंपाउंड दे रखे हैं, एक एल्केन है और एक एल्कीन है, और आपको पता करना है एल्केन कौन सा है, एल्कीन कौन सा है। तो आप एक वेसल में दोनों को ले लीजिए, दोनों में ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 डालिए, जिसकी वजह से रेडिश ब्राउन कलर होगा। अगर वो कुछ समय बाद वेसल का कलर रेडिश ब्राउन ही रहे तो फिर वो एल्केन होगा, क्योंकि वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। जबकि एल्कीन के केस में ये रिएक्ट करके कैसा हो जाएगा, कलरलेस। फॉर एग्जाम्पल ये ऑलरेडी एल्केन होता और यही रिएक्शन कराते रेडिश ब्राउन का रेडिश ब्राउन रहता, कि कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्रेक क्या होगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ये कुछ प्रिपरेशन होने पड़ेगी। यहां तक के टॉपिक को आप तैयार करिए, यहां तक की रिएक्शंस को आप याद करिए, क्या क्या कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं उनको समझिए। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के बाद में 2 प्रिपरेशन और दे रखी है, एक फिंकल-स्टैंड रिएक्शन, एक श्वार्ट्ज रिएक्शन, उनको पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ यहां तक के टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।